आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। एसआईआर करवाना मतलब लोकतंत्र की हत्या करना है। एसआईआर के माध्यम से सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र है। यह कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। पूरे देश में अभी कब्जा तंत्र की सरकार चल रही है। ये लोकतंत्र नहीं है, कब्जा तंत्र है, जो अपने आप को बनाए रखने के लिए चाहे चुनाव आयोग है या जुडिशरी है या और किसी माध्यम से या अर्थतंत्र है, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद छल कपट से सत्ता में बनाए रहने की एक साजिश है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटरों का एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने पर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। जहां इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया है, वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी मैदान में कूद पड़ी है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने इसे लोकतंत्र नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र करार दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण करवा रहा है, जिसके तहत लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 65 लाख या तो बिहार से पलायन कर गए या डेथ हो गई है या फिर किसी और स्टेट के वे मतदाता बन चुके हैं। तो एक साल पहले लोकसभा का चुनाव था, उसमें ये मतदाता प्रेजेंट कैसे थे? सुनिए एडवोकेट रामवीर चौहान ने आकाश न्यूज टीम से बातचीत करते हुए एसआईआर के बारे में विस्तार पूर्वक क्या कहा। तो बिहार में जिस प्रकार से जो मतदाता है उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है, चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 50 लाख के करीब मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जिसे किस रूप में देखती है? क्या वास्तव में 50 लाख मतदाता जो नाम कट रहा है वहाँ नहीं है? अगर नहीं है तो चुनाव आयोग इसे पहले कहाँ था? किस रूप में देखती है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स? देखिए, हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का ये मानना है कि पिछले लगभग 6 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए तो नाम है, एनडीए का कोई वजूद नहीं है। ना आप एनडीए के किसी नेता को देखेंगे, ना मीडिया में। आप मीडिया के जितने भी एंकर हैं उनसे पूछें एनडीए के किसी नेता का नाम बता दें जो मीडिया में आके डिबेट करते हो। एनडीए नाम की कोई चीज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, उस सरकार में जैसे जैसे लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और उसके फेल होने के रिजल्ट लोगों की जनता के बीच में आए हैं, तो उस डर को छिपाने के लिए भारत की पूरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, वो चुनाव आयोग को उसने अपने गोद में बिठा लिया है। और ये लोकतंत्र नहीं है सही मायने में। भारत में कब्जा तंत्र चल रहा है इस समय। ये कब्जा तंत्र की सरकारें हैं। अगर प्रधानमंत्री एसआईआर करा रहे हैं तो बिहार के 30 एमपी, लगभग 30 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर 6 महीने पहले के चुनाव में, 1 साल पहले के चुनाव में उन लोगों ने जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या काटे जा रहे हैं जिन लोगों के नाम, तो क्या प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट फर्जी वोटों से बनी हुई कैबिनेट है या प्रधानमंत्री खुद भी उसमें इस्तीफा दे दें? अगर 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनडीए के इस्तीफा दे देंगे तो एनडीए की संख्या घट के रह जाएगी 210। और 210 का मतलब है कोई बहुमत एनडीए का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 210 रह जाएंगे। और उसके बाद एनडीए नाम के जो एक बनाया हुआ है सिगुफा, वो खत्म हो जाएगा, वो गुब्बारा फूट जाएगा। जब कब्जा तंत्र की बात आती है तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि भारत में चलने वाली सरकार 2011 से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो एक एक करके देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर रही है। पहले उसने आर्थिक मोर्चे पे इनको ध्वस्त किया,
सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर को चेंज करने के लिए बात की। जब ये सरकार आई तो रघुराम राजन जो गवर्नर थे उसके रिजर्व बैंक के, उनको हटाने की इन्होंने कोशिश की। फिर ये पटेल साहब को ले गए, पटेल साहब ने इनकी मनमानी नहीं मानी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही जुडिशरी ने जजों के ऊपर दबाव बनाकर राम मंदिर का जो फैसला है वो भी एक दबाव की आड़ का फैसला है। उस फैसले को आप 100% कानूनी तौर पे जो कानून की बारीकियां उसके अकॉर्डिंग वो फैसला नहीं है। अगर आप किसी को एडवर्स पोजीशन की बात करते हैं तो एडवर्स पोजीशन में अगर कोई आदमी 450 साल से कब्जे में है तो उसके राइट्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपका कहना है बाबरी मस्जिद जबरदस्ती बनाई गई है तो जबरदस्ती बनाई गई है तो 450 साल का एडवर्स पोजीशन है, उसको कैसे देखते हैं आप। इसी तरीके से हरियाणा में वोटों की चोरी की गई, चंडीगढ़ में सरेआम वोटों की चोरी की गई, महाराष्ट्र में चोरी की गई। और मुझे तो दुख तब होता है जब इतने जोर से चिल्लाने वाले केजरीवाल, उनकी खुद की विधानसभा में उनके 15,000 जो जेन्युइन वोटर थे उनकी वोट काट दी गई, जेन्युइन 15,000 वोटर की वोट काट दी गई और 3,500 वोट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरा दिया गया चुनाव में। तो ये सारी चीजें देश में एक साजिश के तहत इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन को यूज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत कहां से आई कि वो देश के चुने हुए नुमाइंदों को उनसे बात तक नहीं करना चाहता है। देश की राजनीतिक पार्टियां उनसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक पार्टी का गुलाम बनकर रहेगा। अब SIR की हम बात करें तो चुनाव से 4 महीने पहले क्या ये गहन परीक्षण हो सकता था? चुनाव से पहले आपने लोगों को ना कोई कम्युनिकेट किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी SIR, किसी भी आदमी से बात नहीं की। आप वोटिंग के राइट के आड़ में लोगों के जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है आप उसको खत्म कर रहे हैं, उसकी नागरिकता को खत्म कर रहे हैं। जिस अधिकार क्षेत्र में जहां कानूनी तौर पर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है आप उस अधिकार क्षेत्र को भी समाप्त कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में अभी कब्जा तंत्र की सरकार चल रही है। ये लोकतंत्र नहीं है, कब्जा तंत्र है जो अपने आप को बनाए रखने के लिए चाहे चुनाव आयोग है या जुडिशरी है या और किसी माध्यम से या अर्थतंत्र है, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड छल कपट से सत्ता में बनाए रहने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर कोई आज लोगों के मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ना सरकार में ना विपक्ष, सरकार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गलत को गलत बोल सके। इतना किस चीज का डर है? और यही वो गुजरात मॉडल था जिसको लोगों ने देखा। भारत की जनता सदमे में है कि हमने गुजरात मॉडल के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने वहां पे तानाशाही। आज गुजरात की हकीकत जमीन पे जाकर देखो क्या है। गुजरात में ये 30 साल से सरकार चला रहे, बिल्कुल फेल सरकार है एकदम। लोगों का जीवन दुभर है वहां पे, गरीब लोग जी नहीं सकते वहां पे। और धरना से देश की सारी संपत्ति को आपने 3-4 लोगों के, और मैं तो बार बार इस बात को कहती हूँ, ये जो सारी चीजें हैं ये मोदी की बेनामी संपत्ति है। अगर अडानी और अंबानी है ये मोदी के बेनामी ट्रांजेक्शन है, मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए। और ये जितना भी उनको दिया जा रहा है देश का संसाधन उनको बेचे जा रहे हैं, ये सब मोदी की बेनामी ट्रांजेक्शन है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की